औपन्यासिक कृति है। आपका पटना में स्वागत है। इनसे बातचीत कर रहे हैं पटना के अनीश अंकुर जी, जो कि यहाँ के जाने माने रंगकर्मी और सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। अनीश जी से अनुरोध है कि बातचीत शुरू की जाए। धन्यवाद। इसके बाद श्रोताओं के भी इसमें सवाल हम लोग आमंत्रित करते हैं, उनकी जिज्ञासा या उनके कुछ सवाल, और बातचीत के अंत में एक हिस्सा इस पुस्तक का जो आपकी पसंद का हो वो आप सुनाएंगे। एक बार सब लोगों का आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जैसा कि परिचय में बताया गया कि आप गृह मंत्रालय में पुलिस सेवा में थे, शायद किसी ने कहा कि जासूसी के काम में संलग्न थे, वो क्या चीज़ थी कि इस पेशे से इतर वो आपकी कौन सी जरूरत थी जिसने आपको उपन्यास लिखने को मजबूर किया? कहानी कहना सुनना व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और सभ्यता की आदि से ये चला आ रहा है। मैं भी उसी समाज का हूँ, भले जासूस हूँ। कहानी मेरा भी मन सुनने का करता है और कहने का कहता है। तो जासूस होना किसी को कहानी कहने सुनने से काहे को वंचित करेगा? तो मैंने कहानी कह दी। तो काफी देर क्यों लगी उम्र के लगभग इतने लंबे पेशा बिताने के बाद लगभग? अरे भाई, रोजी रोटी चलाऊं की कहानी को? मेरी रोजी रोटी चुप रहने की। अब आपको लगा कि रिटायरमेंट के बाद मैं जो इस उपन्यास में प्रेम लहरी, जो एक मध्य युग में शाहजहां के दरबार उनके बेटे दारा शिकोह के समय उनके कहें कि गुरु सरीखे जगन्नाथ और शहंशाह की बेटी लवंगी, इन दोनों के प्रेम इस पर आधारित है। तो इस प्रेम कथा में, जिस पर इतिहास में बहुत कम रोशनी है, बहुत कम इसके बारे में जानकारी है, इसमें आपको किस चीज ने आकृष्ट किया? असल में मैं पंडित राज जगन्नाथ के प्रति आकृष्ट हूँ। पंडित राज जगन्नाथ के प्रति बनारसियों ने बड़ा अन्याय किया था। कहा जाता है कि पंडित जी को अपनी प्रेमिका और बाद में पत्नी के साथ गंगा में शरण लेनी पड़ी। गंगा जी में शरण लेनी पड़ी। शरण लेनी पड़ी माने उन्होंने आत्मोत्सर्ग किया, आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि उनकी जो गंगा लहरी है, उन्होंने लहरी श्रृंखला में कई काव्य लिखे। मैं इस पर थोड़ा बोल बता दूं। उन्होंने यमुना की स्तुति में अमृत लहरी, गंगा की स्तुति में गंगा लहरी, और विष्णु की प्रशंसा में उन्होंने लक्ष्मी लहरी, आनंद लहरी, लहरी श्रृंखला की कई पुस्तकें उन्होंने लिखी, कई काव्य लिखे। तो उन्हीं की परंपरा में आगे जाके मैं हुआ प्रेम लहरी। तो मुझे उनका प्रेम बहुत आकृष्ट करता रहा। तो मैंने कहा लो ये रही अब प्रेम लहरी, वही है। पंडित जी के प्रति अन्याय बहुत हुआ बनारसियों के द्वारा। वो अन्याय हमें हमेशा मन में खटकता रहा। मुझे मौका मिला और वो अन्याय की बात मुझे उठाई। तो किस किस्म का अन्याय आपको लगा उसमें जगन्नाथ के साथ? जगन्नाथ का जीवन तो देखिए, वो बनारस से जाके उदयपुर के राज कवि बनते हैं, फिर वहाँ से शाहजहां के दरबार में कवि राय बनते हैं, पंडित राज की कहानी बनती है। उनका करियर तो काफी बड़ा अपनी तमाम विशिष्ट योग्यताओं के बावजूद पंडित जी को पंडित राज जगन्नाथ, उनको पंडित राज की उपाधि क्यों मिली, पहले यही मैं थोड़ा सा बता। आज तक और किसी को पंडित राज की उपाधि न मिली है, सिर्फ उन्हीं को मिली है। ये उपाधि शाहजहां ने दिया था। बनारस छोड़ के उनको जाना पड़ा, उसका कारण यह था कि बनारस में उनका बचपन से ही विरोध हो रहा था। एक तो वो तैलंग ब्राह्मण थे, बनारसी न थे। बनारस में वो उनका जन्म हुआ था।
दूसरे उस समय जो प्रतिद्वंदिता थी बनारसी पंडितों में आज भी है, पहले कलम की प्रतिद्वंदिता, अभी लाठी डंडा छूरा बंदूक चलाते हैं सब। तो जो प्रतिद्वंदिता थी, अप्पय दीक्षित के परिवार है ये, अप्पय दीक्षित के परिवार शिष्यों और इनमें भट्टोजी जो उसके उस प्रतिद्वंदिता के कारण वो यहाँ से उबे हुए थे। इसी बीच मेवाड़ के राणा को जरूरत पड़ गई एक पुरोहित की, जगत सिंह, हाँ, जिसको अच्छा ज्ञान हो। उनकी माता, ये कल्पना है, कैसे गई न मैं जानता हूँ, लेकिन हमारी समझ से उनकी माता जी आई अपने राजपुरोहित के तलाश में, और उनको बनारस से एक पंडित चाहिए था। उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित किया, सबको टेस्ट किया, उसमें पंडित राज जगन्नाथ विश्वदत्त पालीवाल की देख रहे थे। फिर ये वहाँ गए, वहाँ से वो जगत सिंह उनका मित्र था, शाहजहां का मित्र। तो जगत सिंह को एक मुश्किल खड़ी हो रही थी, ये तो इतिहास में भी आता है, एक मुश्किल खड़ी हो रही थी। जगत सिंह को एक छूट थी मित्रता के नाते अपनी मूछ पर ताव देने की। शाहजहां के दरबार में किसी को, माने वो तो सम्राट था, उसके सामने कोई अपनी मूछ पर ताव दे तो उसको वो गवारा न होगा। उसने मित्रता के नाते जगत सिंह को परमिशन दिया हुआ था। जब ये मूछ पर ताव देते थे तो एक मुस्लिम विद्वान था, वो हंसता था पीछे से मन ही मन, या बाद में इनका मजाक उड़ाता था और कहता था कि आप कैसे क्षत्रिय हो, आपको तो खत्म कर दिया वो परशुराम जी ने, आप कैसे? तो उनको लगता था कि इसकी, ये तो विद्वान व्यक्ति है, इसकी बात को विद्वत्ता से काटने वाला, तर्क से काटने वाला कोई व्यक्ति हमको चाहिए। दूसरी बात, वो लगातार कहता था कि अरबी ज्यादा पवित्र और ज्यादा प्राचीन है, संस्कृत तो बेकार है। तो उनको लगता था कि कोई ऐसा हो जो इससे बहस कर सके, तर्क कर सके। तो बेचारे उदास रहते थे। तो जगन्नाथ से चर्चा के दौरान उसने पूछा क्या बात है, आप वहाँ से आते हो तो उदास रहते? तो उन्होंने बताया कि पंडित जी ये प्रॉब्लम है, आप कुछ करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलिए हम ले चले। तो जगन्नाथ की वक्तृता, उनकी बोलने की शैली, उनकी तर्क शक्ति, बहुत सारी चीजों से शाहजहां बहुत प्रभावित हुआ। और उसमें दारा शिकोह ने भी थोड़ा जोर दिया। दारा शिकोह संस्कृत समझता था थोड़ा, उसने जोर दिया। इसके बावजूद जो मुस्लिम विद्वान थे वहां, वो विरोध कर रहे थे कि नहीं, इनका तर्क सही नहीं। इनायत खान से उसका, हाँ, वो कई थे विरोध कर रहे। तो उसने एक वृद्ध मुस्लिम विद्वान को बुलाया शाहजहां ने। अब पता नहीं, ये तो हमने वैसे कल्पना में देख लिया, मुसावी खान। हाँ, बुलाया न बुलाया कैसे हुआ, लेकिन ये सब हुआ। कैसे हुआ ये मैं देखा, हुआ ये इतिहास देखता है। इतिहास में आया कि ये घटना हुई है। कैसे हुई वो मुझे दिखाई पड़ा, साहित्यकार को जो दिखता है। तो वो जो मुस्लिम विद्वान था, अति वृद्ध था, उसने निर्णय लिया और वो निर्णय पंडित जी के पक्ष में चला गया। संस्कृत के पक्ष, हाँ, संस्कृत के पक्ष में चला गया। फिर पंडित जी को उन्होंने अपना राजकवि बना लिया। कई भाषाओं के कवि थे उसके पास, शाहजहां के पास, तो इनको संस्कृत का राजकवि। जगन्नाथ क्लासिकल संस्कृत के अंतिम कवि हैं। जयदेव हुए 12वीं शताब्दी में, उसके बाद पंडित राज जगन्नाथ। उसके बाद तो संस्कृत झिझकने लगी। तो उनका बड़ा मान रहा उस दरबार में, मुगल सम्राट के दरबार में। शाहजहां बहुत कला प्रेमी था, कला और साहित्य के प्रति बड़ा अनुराग था उसका, और साहित्यकारों का, कलाकारों का बड़ा सम्मान करता था शाहजहां।
और इस सम्मान का लाभ पंडित जी को मिला। पंडित जी को दूसरा लाभ मिला कि दारा शिकोह संस्कृत का बड़ा अनुरागी था। उसकी किताब है दारुल क्या सफीनुत औल आलिया। हाँ, मैं खरीद के रखा हूँ। वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मजमुआल बहरी। हाँ, इसमें एक वो सपने की जो बात है वो उसी में किताब में लिखा हुआ है। और अरेबिक में, पर्शियन में उसका टाइटल है, उसमें मैं दिया हूँ कहीं। तो दारा शिकोह को भी ये बहुत पसंद आ रहे थे और उसको दारा शिकोह पर लगा कि ये तो आदमी बड़े काम का है। फिर दारा शिकोह से जो नज़दीकी थी, पंडित जी को एक्सेस मिला उसके पारिवारिक जीवन में जाने का। फिर उनके परिवार की और समस्याएं थी। मुगल सम्राट के परिवार की और भी स्पिरिचुअल नेचर की थी, आध्यात्मिक उलझने भी थी, जिसमें से जो सबसे बड़ी बेटी थी जहांआरा, जो फर्स्ट लेडी ऑफ द एम्पायर थी, वो बहुत मानसिक तनाव से गुजर रही थी। एक तो तीनों शहजादियों की शादी नहीं हो रही थी, होना मना था क्योंकि कोई योग्य दूल्हा नहीं मिल रहा था। सबको तो इसने मार डाला था शाहजहां ने। कहा जाता है कि वो खून की नदी तैरकर राज सिंहासन तक पहुंचा था, तो कोई योग्य वर न बच गया था। तो तीनों राजकुमारियां अविवाहित थी। उसमें जो सबसे बड़ी थी और जो अपनी माँ की मृत्यु को बड़े नजदीक से महसूस किया था और उस अभाव को पूरी जिंदगी जीती रही हो, उसको बहुत सारी आध्यात्मिक उलझने हो रही थी। एक बार दुर्घटनावश उसके कपड़ों में आग लग गई। वो सूफियों के पास और संतों के पास दौड़ती रही। उसने दारा शिकोह से अपनी समस्या बताई कि मुझे मानसिक उलझन होती है। दारा शिकोह ने कहा कि हमारा वो जो सखा है और हमारे गुरु भी हैं, उनसे चर्चा करो, वो गीता के बड़े विद्वान हैं। तो गीता पढ़ाने गए जगन्नाथ। गीता पढ़ाने गए तो छोटी भी बहन जो सबसे छोटी थी, वो बहुत मनबढ़ थी। मनबढ़ माने चिड़चिड़ी भी, बहुत उसका मन वैसा था क्योंकि वो सब बहुत छोटी बच्ची थी। छोटी बच्ची से घर में उसका वो था, उसके पैदा होते ही मुमताज महल मरी थी। तो मुमताज महल ने शाहजहां से वचन भी लिया था कि इसके ऊपर कोई निगेटिव एस्पेक्ट न इम्पोज किया जाए कि बच्ची के पैदा होते ही माँ मर गई। तो उसको बड़ा लाड दुलार से बहुत, शी वाज ए वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड। तो उसके लाड दुलार की वजह से वो बहुत मनबढ़ थी। तो जब वो बड़ी बहन पढ़ती थी तो वहाँ वो उपद्रव भी करती थी, तरह तरह के सवाल पूछती थी। उस दौरान ही इन दोनों के बीच में आकर्षण हुआ, जो मैं देख पाया। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कुछ चीजें इसमें कल्पना है और कुछ चीजें इतिहास है, मतलब कुछ आधी हकीकत है, आधा फसाना है। तो इसमें कितना प्रतिशत इतिहास और कितनी भाई साहित्य और इतिहास को कोई ना कोई मेजरमेंट से थोड़े नाप सकता है। लेकिन मोटा मोटी आप कहेंगे, इंसिस्ट करेंगे कि नहीं नाप के ही बताइए, तो मैं कहूँगा 50-50। 50% कल्पना और 50% इधर और 50% इधर। अच्छा, जैसे आप एक ऐतिहासिक विषय को के साथ आप इंगेज कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, उसमें कल्पना के तत्व मिलाए जाते हैं। एक ऐसी चीज जिस पर इतिहास में इतनी कम रोशनी है, क्या कल्पना के नाम पर आपने कुछ छूट तो नहीं ले ली? ऐसा है कि कम रोशनी है तभी तो साहित्य रोशनी लेके पहुंचता है। साहित्य की गुंजाइश कहाँ है? वही है जहाँ प्रकाश नहीं है। तो साहित्य अपना प्रकाश लेकर पहुंचता है, उसको नए आयामों, नए अर्थों में परिभाषित करने के लिए, संदर्भित करने के लिए। और हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो एक्चुअल क्या था वो कौन जानता है? वो तो राजा ने अपने मुंशियों से इतिहास लिखवाया हुआ है। किसका इतिहास गवाना है और किसका सुनाना है, ये उन्होंने निश्चित किया। वो एक्चुअल इतिहास के बजाय उनका बताया हुआ इतिहास है, उनका डिक्टेटेड इतिहास है।
और डिक्टेटर इतिहास में निश्चित रूप से गैप्स हैं, उन गैप्स में जगह मिलती है साहित्यकार को। अब जैसे जो आपने अभी सेंट्रल जो उसका केंद्रीय पात्र है जगन्नाथ, जगन्नाथ और लवंगी के प्रेम कथा पर ही आधारित है। तो आपने जितने पात्र सृजित किए हैं, शाहजहां से लेके लगभग जितने पात्र, सबको सबसे अच्छी बात इस उपन्यास की है कि उसके अंतर्विरोधों के साथ आपने चित्रित किया। जैसे शाहजहां सेकुलर भी है, अपने उसको धर्मनिरपेक्ष बनना है, लेकिन साथ ही अपनी बेटी की ख्वाहिश है, उसको नहीं चाहता कि एक हिंदू लड़के से उसकी शादी। जहां आ रहा या फिर रोशन आ रहा, जितने पात्र हैं सब अंतर्विरोधों के साथ आए। सिर्फ एक अपवाद जगन्नाथ। जगन्नाथ में हमेशा वो सही रहता है, वो अच्छा कवि है, अच्छा विद्वान है, अच्छा शिष्य है, अच्छा पंडित राज है, इसके अंतर्विरोध नहीं नजर आते। कहीं कुछ ऐसा नहीं था जैसा ऐसा है। हम सभी अंतर्विरोधों के अपने अपने समुच्चय हैं, हम सब अंतर्विरोधों से गुजरते हैं। पंडित राज चूंकि नायक का अंतर्विरोध कम सामने आया है, दूसरों का अंतर्विरोध अभी आधी चल रही है। पंडित को नायक बनना है तो उसके अंतर्विरोध थोड़े दब है। और आपके प्रिय भी आपके फेवरेट पात्र। हाँ, हम अपने मनमाफिक पात्र को क्यों अंतर्विरोधों की दलदल में डालें। अब जैसे जगन्नाथ जो है, जैसे आपने बहुत सारे, वो हमारा नायक है, बड़े मोहाविष्ट भी हैं, आपको कुछ फिल्मी नहीं लगता है कि वो है कवि लेकिन अखाड़े में शाही पहलवान को पराजित कर देता है, हमेशा अच्छा करता है। इससे एक नायकत्व की जो कहे कि उसको इतना उदात्त आपने बना दिया है कि वो हमारी पहुंच से बाहर हो जाता है। कुछ अलौकिक। अच्छा, आप बनारस गए हैं कि नहीं? गए हैं? क्या करने गए हैं? घूमने फिरने। अच्छा, बनारसी आदमी कविता पहलवानी सबका बड़ा शौकीन होता है। जयशंकर प्रसाद के बारे में सुने हैं? वो खुद भी पहलवान थे। तो महाराज पहलवानी और कविता में कहाँ कोई अंतर्विरोध है क्या? ऐसा तो नहीं कि आपको लगा कि साधु के साथ बहुत अन्याय हुआ है, गंगा के किनारे बहुत से अखाड़े हैं, पहलवान हैं, और ये तो बहुत स्वाभाविक है। पढ़ना और कुश्ती कसरत करना, इसमें अंतर्विरोध उस जमाने में बहुत प्रचलित था। अंतर्विरोध पढ़ना और कुश्ती करना में नहीं है। हाँ। लेकिन कुश्ती के शाही पहलवान को पराजित कर देना, ये अंतर्विरोध जरूर। अच्छा, ये आपको मैं बताता हूँ। वो प्रेम की विजय, वो कमजोर पर बलशाली पर कमजोर की विजय, वो चमत्कारिक विजय। उसको आप जब पढ़ेंगे उस समय वो कोई कृत्रिम नहीं लगता, वो चमत्कारिक। कोई हमारे सीने पर एकदम कपड़ा सटा देगा, चाहे हमारी बीवी जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत चाहता हूँ, उसके सीने पर कपड़ा सटा देगा, तो हमारे पास जितनी भी शक्ति है वो पूरे जोर से एक बार मैं आक्रमण कर बैठूंगा, और वो अनायास होगा, कोई बिना प्रयास के होगा, अचानक होता है। हमारी आंख के सामने कोई उंगली ऐसे करेगा तो अचानक मैं आंख बंद कर लेता हूँ। ये बहुत स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कोई किसी को थ्रेट कर दे, उसके प्रेम को, उसके अस्तित्व को खतरा पहुंच जाएगा, तो उसके पास जितनी भी शक्ति है वो सब लगा देगा। और आदमी जब पूरी शक्ति लगा के कोशिश करता है तो पूरी कायनात उसके फेवर में। बहुत सही। हिंदी फिल्मों में ऐसे नायक कई बार आते हैं, जैसे अक्षय कुमार को हमने देखा है कई पहलवानों को बहुत पतला भी पटक ये पूछ रहे थे आपसे कि जैसे इसकी भाषा आपने बहुत हिंदी और उर्दू काफी मिश्रित है। आपने बहुत सारे पुराने जो लोग विलुप्त हो गए जो गीत हैं, जो बंद हैं, उनको आपने एकत्रित किया, और हिंदी और उर्दू की बहुत अच्छी भाषा है, बहुत एक प्रवाहमान, बहुत लयात्मक भाषा है। तो क्या इस भाषा को एक लंबे प्रयास के बाद आदमी अर्जित करता है? तो आपने कितने दिनों में इस उपन्यास को? महाराज, ये भाषा तो हमारी स्वाभाविक भाषा है। अर्जित जो हमने किया वो अंग्रेजी अर्जित किया जी। जो अर्जित किया है वो अंग्रेजी है। ये हिंदी में आपका पहला उपन्यास है? हाँ, हिंदी में लिखना भी पहला है, लिखता ही नहीं था हिंदी में। अच्छा, पहली ही बार में इतनी अच्छी भाषा आपने लिखी? अरे हिंदी वाले ही हैं ना हम, घर द्वार आना जाना में हिंदी बोलते हैं।
मजबूरी बस नौकरी के लिए अंग्रेजी लिखते पढ़ते हैं, तो हिंदी में लिखेंगे निचोड़ी अब ठीक लिखेंगे। हैं? तो वही है। और ये इतनी जो कविताएं हैं, कविता हैं, पुराने दोहे ये हैं, सब ज्यादा पढ़ने का परिणाम है, उसी का दोष है। मतलब सब लोग हंसे, वही मतलब काफी दिनों से ज्यादा पढ़ने से ना ये सब कविता है, ये सब आ जाती है। मतलब काफी देखने से, उपन्यास पढ़ने से ऐसा लगता है कि आपने लंबे समय से इसकी तैयारी की। नहीं, बिल्कुल लंबे समय से तैयारी नहीं की। मैं जब रिटायर होने लगा तो क्या करूं, फिर मौज में बैठता था, फिर मुझे पंडित राज का चेहरा दिखता था। मैं सोचा कि अगर मैं कुछ करूं तो सबसे पहला काम उनको हाईलाइट करने में करूं, उनको न्याय दिलाने में करूं। तो ये कम मेहनत से हो गया, और दूसरी चीजों के लिए मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, और जितना मैं मेहनत कर रहा हूं उतने मैं महसूस करता हूं कि ज्यादा मेहनत करने से चीजें अक्सर बिगड़ जाती हैं, स्वाभाविक न रह जाती। ये कम मेहनत से किया है तो शायद स्वाभाविक बन पड़ा और आप लोगों को अच्छा लग गया। जो बहुत मेहनत से कर रहा हूँ वो शायद टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, ज्यादा सुविज्ञ न रह जाए। जैसे इस ऊपर थोड़ा दूसरी तरफ चलते हैं, इसका उपन्यास आपने है तो एक हिंदू मुस्लिम मतलब हिंदू नायक और मुस्लिम लड़की के प्रेम की कथा है, और आपने कोशिश की है कि थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट रहते हुए इस चीज को हमेशा स्थापित किया जाए। लेकिन उपन्यास जो माहौल सृजित करता है, जिस माहौल को बनाने की कोशिश करता है, जाहिर है कि एक मध्य युग को, एक ऐसे संवेदनशील विषय को आप लेके कर रहे हैं जिस पर इतना विवाद है, इतनी बातचीत है, विमर्श है। ऐसी क्या ऐसी चीज है जिसने अपने सचेत रूप से कोशिश की कि आप पर यह आरोप न लग जाए कि हिंदू मुस्लिम के सवाल को बहुत ही एक वस्तुगत दूरी से देख पाए, कोई सांप्रदायिक नजरिए का आरोप न लग सके, इसके लिए आपने क्या प्रयास किया? देखिए मित्र, मेरी समझ से सांप्रदायिकता बिल्कुल नई परिकल्पना, नई समझ। हमारे पुराने सोचों में सांप्रदायिकता कम है, नहीं के लोग सह अस्तित्व में ठीक से रहते थे। आज सांप्रदायिकता ज्यादा उछल रही है, इसको ज्यादा उछाला जा रहा है। उस समय सांप्रदायिकता का इतना मनोभाव नहीं था, लोगों में सहजता थी, स्वाभाविकता थी। लोग मिलजुल के, आगरे में पूरा हिंदू थे, उसमें थोड़े से मुसलमान थे, लेकिन बहुत सहज ढंग से लोग रहते थे। ये आप कह रहे हैं कि मध्य युग में बहुत ऐसा था, लेकिन क्या कारण है कि उपन्यास में जितने हिंदू पात्र आते हैं, आप कविंद्राचार्य से लेके राणा दिल को लीजिए, चंद्रभान को लीजिए, चंद्रशीला को लीजिए, जगन्नाथ को लीजिए, सब के सब पॉजिटिव है, सब के सब बहुत ही सकारात्मक है। लेकिन जितने मुसलमान पात्र हैं लगभग सब नेगेटिव। ऐसा क्यों? एकदम ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक भी अपवाद इसका नहीं है आपके उपन्यास में। इसका एक जवाब ये है, जिसके पास माल है, जो संपन्न है, संतृप्त है, उसकी प्यास ज्यादा है, उसमें विकृति ज्यादा है, तृप्ति की विकृति, संपन्नता की विकृति। और जो प्रयासरत है वो आगे बढ़ने का, उसको स्वीकृति की का प्रयास है, वो सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है। अवगुण या नकारात्मक चीजें संपन्नता की तरफ, विपन्न आदमी कहाँ नकारात्मक होने एफर्ट कर सकता है? वो तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, पंडित राज अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, कविंद्राचार्य अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, सारे अपने अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हुए हैं, अपनी संस्कृति को, अपनी सोच को, अपने अस्तित्व को बचाता है। लेकिन जो स्टेब्लिश्ड है, जो प्रॉस्पर है, जो धनाढ्य संपन्न है, सम्राट है, उसको अस्तित्व की क्या चिंता है? वो अस्तित्व नहीं बचा रहा है, वो मनमौजीपन कर रहा है। तो जो मनमौजीपन करेगा निश्चित रूप से नकारात्मक चीजें आएगी थोड़ी बहुत। ये तो जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन ये चीज उपन्यास क्यों नहीं दर्शाती? जैसे आप ये बता रहे हैं, उपन्यास में जैसे देखिए, आप शाहजहां को लीजिए,
शाहजहां को मूलतः वो एक सेकुलर आदमी है, धर्मनिरपेक्ष आदमी है, लेकिन वो भी चाहता है कि हमारी जो लड़की है वो किसी हिंदू के साथ ना जाए। आप शुरुआत से देखिए, अनवर खान, जितने मुसलमान हैं, अनवर खान है, हैदर अली बेग है, सूबेदार है, फौजदार है, सब एक आक्रांता की तरह है, मुस्लिम आक्रांत, जो मंदिर तोड़ने वाला है, जो हिंदुओं को कन्वर्ट बना देना चाहिए। आप जैसे जुझार खां का आपने उदाहरण देखा, जुझार खां के अपने ये जुझार सिंह के बेटे को मुस्लिम बनने पर इस्लाम ग्रहण करने को मजबूर। पूरे उपन्यास में आप हिंदू जितने, जैसे आप चंद्रशिला का उदाहरण दीजिए, शाहजहां उसको बुलवाता है, वो सती होने जाती है, लेकिन वो सती होना पसंद करती है, लेकिन शाहजहां के इसके अंगशाही उसकी बिस्तरशानी नहीं बनना चाहती। तो ये क्या, मैं सवाल मेरा क्या ये संयोग है या सचेत है? देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि वो संपन्नता की वजह से, लेकिन उपन्यास में सब एक थोड़ा सा कम्युनल एंगल लेता दिखता है। संपन्नता को मैं एक दूसरा शब्द देना चाहूंगा, दबदबा। सम्राट को अपना दबदबा भी बनाए रखना है और वो चली आ रही अपनी परंपराओं में जरा भी कंसेशन नहीं करना चाहता। ये दबदबा बनाने के लिए है, वो तब भी था, अब भी जिसके पास जो दबंग है वो अपने दबदबे को कम नहीं करता, वो कंसेशन ज्यादा लिबरल नहीं होता, वो बातचीत में कहने में लिबरल हो जाए। लेकिन दबदबा कायम करने के लिए वो कम्युनल हो जाएगा। दबदबा चाहे जैसे कम्युनल, तो आज हम समझ रहे हैं कि कम्युनल है, सांप्रदायिक, उनके टाइम में न था, क्योंकि उन्हीं का हाथ था मजबूत। वो सांप्रदायिक ढंग से सोचते भी न थे, वो चाहते थे कि हम ही शासन करने के लिए। तैमूर का जो खानदान था, उन्होंने देखा कि हम इतना दूर से जीतते हुए यहाँ आके सम्राट हैं और हमारा 2-3 पुस्त से सम्राट चले आ रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वो वोट लेने के लिए कंसेशन कर देते? उनको वोट लेना, वो तो अपना दबदबा बना के रखेंगे। क्या आप समझते हैं कि जो रिक्शा चलाने वाला है उससे हम बहुत मित्रता गांठेंगे तो हम रिक्शा चलाने लगेंगे और उसको रिक्शे की सीट पर बैठा देंगे? नहीं ना होगा। वो सम्राट अपनी बेटी की शादी कर देगा। हम किसी ऐरे गहरे से अपनी बेटी की शादी कर देंगे। हमारी बेटी शादी करने के लिए तैयार हो जाए तो आजकल आधुनिकता का जमाना है, तो हम थोड़ा चुप लगा जाएंगे, ठीक है, बड़ा लिबरल माहौल है, ठीक। लेकिन वो जमाना ऐसा न था। उस समय जबकि हरम प्रचलित था और पर्दा था और वो अपनी तलवार के बल पर उन्होंने यहाँ शासन, उनके मांगने से, वोट लेने से शासन नहीं उनका मिला था। उन्होंने अपने तलवार के बल पर शासन इस्टेब्लिश किया था और उस शासन को मजबूत बनाए रखने के लिए, उस दबदबे को कायम रखने के लिए उनको बहुत सारी ऐसी चीजें लागू किए रहनी थी, मानना था, जिससे उनका दबदबा बना रहे, चाहे भले वो गलत ही हो सके। जैसे देखिए, क्योंकि मैंने एक कहावत है, बहुत बाद में संसार में जो लिबरल और ये आइडियाज फैले, उन लोगों ने एक कहावत कही कि किंग कमिट्स नो रॉन्ग। जो सार्वभौम की परिकल्पना है, वो सम्राट सार्वभौम होते थे और वो समझते थे कि हम और हमारा परिवार और हम लोग जो तैमूर खानदान के लोग जो हम कह रहे हैं वही सब सही है। हम आप ना आज देख रहे हैं कि उनकी गलतियां थी या सांप्रदायिक सोच था, उनकी दृष्टि से नहीं। बिल्कुल। जैसे सिर्फ एक उदाहरण मैं और देना चाहूंगा, इसके बारे में थोड़ा अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे। जैसे आपने इसका दारा शिकोह और औरंगजेब की जो लड़ाई है, तो दारा शिकोह के साथ जसवंत सिंह और कासिम खान दोनों, आपने लिखा है कि जसवंत सिंह की सेना हिंदू सेना थी, कासिम की सेना मुस्लिम सेना थी। आपकी टिप्पणी है इसमें कि कासिम की सेना ने के साथ दारा शिकोह के साथ, जसवंत के हिंदू सेना राजपूती शान के साथ उसके साथ खड़े रहे। आपने कासिम खां की मलामत की, लेकिन ठीक अगले ही पैरा में वही जसवंत सिंह बिट्रे करता है और औरंगजेब के साथ चला जाता है, लेकिन उसके बारे में वैसी टिप्पणी नहीं है, उसने पाला बदल लिया। असल में इतिहास की बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं उस पर टिप्पणी करता चलता तो ये इतना पतला उपन्यास होता। मेरी धारा वह नहीं है कि मैं इतिहास को जस्टिफाई, क्रिटिसाइज ये सब करता चलूं। मैं उपन्यास लिखता हूं,
मैं अपनी मुख्य धारा में बने रहना चाहता था। मैं बहुत सारी साइड की चीज़ों को जस्टिफाई करता चलूं तो हमारा जो फ्लो है वो बिगड़ जाएगा। ये साहित्य की अपनी विवशता है, एक उपन्यास के कलेवर की भी विवशता है। हम महाभारत भी लिखा गया तो एक दो लोगों ने न लिखा, बहुत दिनों तक लोगों ने मिलकर उसमें पूंछ जोड़ते गए और तो बड़ा बन गया। तो ऐसे ही आपने भी अगर कहा अगर और मैं जोड़ू तो ऐसी दो चार लोग और कहें जोड़ते तो मोटा पोथा बन जाएगा, फिर हमको कोई न बुलाएगा, भगा दो इसको, केवल लिख दिया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन जब भी एक संवेदनशील विषय पर जब लिखा जाता है, जैसे जितने मुस्लिम पात्र हैं, जितनी उनकी बेटियां हैं, सब अपनी जिस्मानी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी हद तक चली जाती है। एक उदाहरण सिर्फ और मैं देना चाहूंगा, जैसे अपने अरबी और संस्कृत की जो लड़ाई हुई है इसमें जगन्नाथ और इनायत खान में, तो ये कहता है जगन्नाथ, और बहुत संवेदनशील मसला जो आज के समय से गुजरता है, उसे पूछता है कि बुद्ध किससे बुद्ध शब्द आया, तो कहते हैं कि बुद्ध से हजारों वर्ष पहले ऋग्वेद आया, ये इसमें शब्द है। हाँ, जैसे हजारों वर्ष पहले। अब ये एक ऐसा विषय है, जैसे आपको याद होगा कि हमारे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जापान के प्रधानमंत्री को गीता दिया और कहा कि ये राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ है और ये 5151वां साल है। लोगों ने आलोचना की कि भाई ईसा के 2000 साल पहले हिंदू घाटी सभ्यता है जिसकी लिपि तक आजकल नहीं पढ़ी जा सकती है। घोड़ा ईसा से 1500 साल पहले नहीं दिखता है और आपको 5000 साल पहले गीता हो जाती है, सारी लड़ाई। तो इतिहास के जब ये सब विषय हम जब उठाते हैं तो आपको नहीं लगता कि लेखक को थोड़ा और संवेदनशील होना चाहिए? अरे महाराज, साहित्यकार को थोड़ा सा स्वतंत्रता देंगे ना। नहीं तो वाल्मीकि जी कैसे पुष्पक विमान के बारे में लिखते हैं, वो तो बेचारे सरकंडे की कलम से लिख रहे थे, क्यों नहीं उन्होंने टाइपराइटर दो चार टोटी स्टेनो पिस्टोनो रखवा लिया। स्वतंत्रता रहेगी लेकिन क्या छेड़छाड़ की भी रहेगी? कि साहित्यकार को थोड़ी स्वतंत्रता लेनी होती है, और वो ताकि विषय को सम्यक पर्सपेक्टिव में, प्रॉपर पर्सपेक्टिव में सब्जेक्ट को रख सके। और इतिहास तो अपने आप में बहुत विवादास्पद है। कोई कहता है कि 5000 साल पहले लिखा गया है, दूसरा कहता है कि 500 साल पहले लिखा गया। दोनों की उम्र क्या है? मतलब 50 साल। बातें 5000 साल पहले की हो रही, तो लोगों की कल्पना को थोड़ा उड़ान भरने दीजिए। शोध में आया नहीं कुछ। साहित्यकार को जी मैं आपसे पूछे ना बात, साहित्यकार को थोड़ा उसके पंखों पर इतिहास का बोझ मत डालो। बिल्कुल साहित्यकार को थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल। अब बस अंतिम सवाल है, इसके बाद हम चाहेंगे कि आप एक हिस्सा सुनाएं। आपने उपन्यास का जो अंतिम हिस्सा है, आपने ख्वाहिश जाहिर की है कि काश हिंदुस्तान का बादशाह दारा शिकोह होता। दारा शिकोह होता तो क्या फर्क पड़ता? ये साहित्यकार की इच्छा न है, साहित्यकार उसमें न है, ये लोगों का मन है। लोग अक्सर कहते रहते हैं साहित्यकार ने ऐसा सुना और साहित्यकार कह दिया। साहित्यकार उसमें हाजिर होके, साहित्यकार कोई अपना मंतव्य थोड़ा उसमें सुना रहा है। साहित्यकार कथा बांट रहा है, साहित्यकार कहता है सुनो भाई साहब, तो दूसरों को कथा सुना रहा है, सुनी सुनाई बातें ले आ रहा है। तो लोग कहते हैं, बना उसमें आखिर में लिखा है कि लोगों का मानना है, लोग सोचते हैं कि ऐसा होता तो वैसा होता, वो मैं वैसा करूंगा। अरे त्रिलोकी पांडे को क्या लगता है, दारा शिकोह होता तो क्या फर्क पड़ता? भाई हम तो बहुत दिनों बाद हुए तो हमको क्या लगे। और कोई पांडे क्यों न चाहेगा कि संस्कृत का बोलबाला हो और उसका कथा पुराण चलता रहे और दारा शिकोह ही रहे, हम तो नहीं चाहेंगे।